मेरे लिए तो रूटीन है, क्योंकि अब मैं तो इंतजार में हूं कि अगले चुनाव में परिवार का कौन बचा है जो मुझसे लड़ेगा। तो लालू जी भी लड़ चुके हैं, राबड़ी जी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी हमसे लड़ चुके हैं, लालू जी भी मुख्यमंत्री हैं, वो भी लड़ चुके हैं। उनके समधी कैबिनेट मिनिस्टर थे जो बेचारे, उनके साथ बहुत गलत हुआ, उनकी बेटी के साथ जो व्यवहार किया वो भी लड़ चुके हैं। अब उनकी बेटी लड़ रही है, इसके बाद तो शायद तेजस्वी जी बचे हैं, वो लड़ेंगे। तो अब उसके बाद लिस्ट एग्जॉस्ट हो गया है। अब हमको नहीं लगता है कोई बहुत लोग बढ़ता है। तो हम यही है, वो लोग हमसे आके लड़ते रहते हैं, तो हम तो यही के रहने वाले हैं, वो लोग बाहर से आके लड़ते हैं। लालू यादव, यही सवाल बड़ा कठिन है आपका कि लालू यादव जी इसी क्षेत्र में। लालू यादव अपने पॉलिटिकल लाइफ 40 साल में कभी छपड़ा में आके रहे नहीं है, वो रुकते नहीं थे, ऐलान करते थे और उनका प्रत्याशी जीतता था। ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि छपड़ा आके कैंप कर रहे हैं? और राबड़ी जी कभी रोड शो नहीं करती थी, ऐसा क्या परिस्थिति आ गया है कि वो लोग रोड शो कर रहे हैं? बेटा उनके हेलीकॉप्टर से लगातार उतर रहे। आखिर ऐसा हमको लगता है कि अब उनके बच्चों ने कहा कि अब टिकट दियो तो जिताओ भी अब हमको, तो वो शायद उनको बड़ा कठिन लग रहा है। तो लगता है पारिवारिक मामला कोई गड़बड़ हो रहा है। पीएम तेजस्वी यादव कहते हैं जब भी पीएम आते हैं मुद्दे की बात नहीं करते हैं, वो इधर उधर की बात करके चले जाते हैं। उनसे पूछिए ना कि मुद्दा क्या होता है और इधर उधर की बातें क्या होती है, उसको पहले एक्सप्लेन करें, फिर हम लोग उनका उत्तर देंगे। पहले बताएंगे ना भाई मुद्दा क्या होता है। कहते हैं कि रोजगार की बात नहीं करते, गरीबी की बात नहीं करते, देश में निवेश हो रहा है तो रोजगार। अगर यही बात लालू जी को समझ में आता, यही बात अगर तेजस्वी जी को समझ में आता, तो पिछले 20-25 साल में 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के चले गए हैं, ये बात आसान हो जाता। तो उनके पास कुछ है नहीं अपनी डिलीवरी का, और वो मौका भी नहीं मिलने वाला है। जयराम रमेश ने पीएम के स्पीचेस जब भी बोलते हैं तो जहर वाली बात। अब तो जयराम रमेश अंग्रेजी बोलते हैं, उनको हिंदी से में भाषण तो समझ में आता नहीं होगा, तो वो क्या बोलते हैं उसके बारे में तो अंग्रेजी में बोलते हैं ना जयराम रमेश। तो माननीय प्रधानमंत्री तो हिंदी में बोलते हैं, तो वो लोगों को कैसे समझ में आएगा कि भावना क्या है? तो बहुत कठिन है उनके लिए न समझना। वो ये भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी अब इस चुनाव को हिंदू मुसलमान के बीच में लेकर गए हैं। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है, और बड़ी संख्या में मुसलमान हर सभा में नरेंद्र मोदी के आ रहे हैं, और जैसी एकजुटता दिख रही है, मुसलमान आखिर थक गए हैं कांग्रेस से, कांग्रेस के उस माहौल से। जेपी नड्डा जी ने आरजेडी का एक नया फुल फॉर्म दिया है, रिश्वतखोरी, जंगल राज और दलदल। बिल्कुल सही कहा है नड्डा साहब ने, जो बात कहा है बिल्कुल दलदल ही है, खौफनाक भी है। हम तो लालू जी से सामने लड़ते हैं, दलदली नहीं है राष्ट्रीय जनता दल, खौफनाक भी है। भाई सबसे ज्यादा अगर इस देश में संविधान पर खतरा है तो लालू जी से, जो संविधान के बारे में बात करते हैं। ऐसा कौन राज्य होगा जिस राज्य का मुख्यमंत्री जेल चला जाता हो चारा घोटाले में? उस समय संविधान खतरे में नहीं था। जब अपने पत्नी को मुख्यमंत्री का कुर्सी पर बैठा देते हैं तो उस समय संविधान खतरे में नहीं था। जब घर में शादी होती है पटना में, तो पटना का सब शोरूम, बिहार का सब शोरूम बड़ी गाड़ियों से गायब हो जाता है, तो क्या उस समय संविधान खतरे में नहीं था? तो ये लोग के ऊपर इतने आरोप हैं, इतना चेहरा काला है कि लोग पहले से ही डर जाते हैं। अमित शाह जी ने आज एएनआई से बात करते हुए तमाम जो रिसेंटली मुद्दे देश में रहे हैं, चाहे वो संदेश खाली का हो, बेंगोल का, या फिर राम मंदिर का, उस पर उन्होंने जवाब दिया है। और खासकर जो एक आज बयान आया था पाकिस्तान को लेकर के कांग्रेस के लीडर्स और फारूक अब्दुल्ला की तरफ से, पहले उन्होंने ममता बनर्जी पे हमला बोला। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी माँ माटी मानुस टीम पे आई थी, लेकिन अब ये सब चीजें तो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री बोल दिए, इस पर मेरी कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। मैं विश्लेषक नहीं हूं, मैं नेता हूं, मैं अभी चुनाव लड़ रहा हूं।